ओके। सो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था इनकम स्टेटमेंट का। हमने दो तरह की इनकम स्टेटमेंट सीख ली थी। प्रैक्टिस की बहुत कमी है, आप लोगों के पास प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। अभी हम सीख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है ना, सोल ट्रेडर, उसमें दो स्टेटमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको पहले कहते थे इनकम स्टेटमेंट। अब इसका नाम चेंज होके पहले इसको इनकम स्टेटमेंट बोलते थे, अब इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। दूसरी हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, पहले इसको बैलेंस शीट बोला जाता था, बैलेंस शीट, और टी शेप में बना करती थी। अब स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है और उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप लोगों ने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी होगी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कुछ याद आ रहा है आपको अपनी जिंदगी के पुराने साल, पुरानी यादें? जी उसमें सर। आपको जी। आया होगा एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। उसी अकाउंटिंग इक्वेशन को देखकर ये स्टेटमेंट बनाई जाती है। मतलब आपने ये जो प्रॉफिट अर्न किया है ना, इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट के बारे में आइडिया देता है कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया। तो अच्छी बात है, आपने प्रॉफिट कमाया है, लेकिन क्या पीछे कैश है? नहीं है। ऐसा तो नहीं है प्रॉफिट बहुत अच्छा है लेकिन सारा लाइबिलिटीज भी बढ़ गई हैं, आपकी कर्जे भी बढ़ गए, लोन भी लिया था। तो सही मानों में हम कहाँ पर खड़े हैं? ये जो प्रॉफिट है वेदर जस्टिफाइड है या नहीं है, इसके लिए फिर फर्दर हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एसेट्स दिखाते हैं। ये देखिए सारे एसेट्स हैं, ये बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ सर आपको। पहले एसेट्स लिखते हैं कि हमारे पास टोटल रिसोर्सेज कितनी है। फिर जब रिसोर्सेज आ जाती हैं कि भाई टोटल रिसोर्सेज हमारे पास इतनी है, तो उसके बाद ये सोर्सेज कहाँ से आई, इसके लिए सोर्सेज थी। ये रिसोर्सेज कहाँ से आई, इसके लिए कुछ सोर्सेज होंगी। कुछ पैसे ऑनर ने लगाए होंगे, कुछ पैसे आपने उधार लिए होंगे। तो कितने पैसे उधार लिए जो वापस करने हैं, कितने पैसे ऑनर ने लगाए, कितनी रिसोर्सेज आपके पास टोटल आई, इन सब की समरी, इन सब की समरी हमें देता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें सिर्फ एसेट्स आते हैं, लाइबिलिटी आती है और कैपिटल आता है। एक्सपेंस इसमें नहीं आता, इनकम इसके अंदर नहीं आती। सिर्फ एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल आते हैं। और जो भी फिगर आएगी रिवाइज होके आएगी। क्या आएगी? रिवाइज होके आएगी। रिवाइज, रिवाइज से मुराद कि जैसे आप, ये नॉन करेंट एसेट है, तो नॉन करेंट एसेट की पूरी समरी हम यहाँ दिखाते हैं। समरी से मुराद, नॉन करेंट एसेट के दो अकाउंट होते हैं, एक अकाउंट होता है। जब आप सवाल देखते हैं तो उसमें दो चीजें आ रही होती हैं नॉन करेंट एसेट की। कभी आप देखें, मैं आपको जरा एक सवाल दिखाता हूँ कोई भी। ये सवाल देखें फातिमा का, ये नॉन करंट एसेट है। ये क्या है? फिक्स्ड एंड इक्विपमेंट एट कॉस्ट। ये क्या है? फिक्स्ड एंड इक्विपमेंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यानी हर नॉन करंट एसेट के दो अकाउंट होते हैं। तो यहाँ जब हम एसओएफपी बनाएंगे तो दोनों अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे। एक होती है कॉस्ट, हम कॉस्ट के भी बैलेंस लिखेंगे कि हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी थी, इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी थी, मोटर व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी एट द एंड। और उसके बाद यहाँ जो लिखा है ना, ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी जगह आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पर हम टोटल डेप्रिसिएशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टोटल डेप्रिसिएशन जो हमने आज तक रिकॉर्ड की है, वो टोटल। जो ट्रायल बैलेंस में है वो भी, टोटल से मुराद जो ट्रायल बैलेंस में है वो भी, प्लस जो आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की है वो भी। दोनों शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? ट्रायल बैलेंस वाली ओपनिंग होती है और इनकम स्टेटमेंट वाली इस साल की होती है, दोनों को प्लस करके टोटल डेप्शन आती है। तो इसको माइनस करके हमारे पास जो आंसर आता है उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉन करेंट एसेट से। तो आ जाए जरा, मैं आपको नॉन करेंट एसेट का सेक्शन कैसे बनाते हैं मैं जरा आपको आइडिया देता हूँ। कौन सा सवाल कराऊं, यही वाला करा दूं या कोई और शो भी करा देता हूँ मैं आपको? शोभी किया हुआ है ना, याद है ना शोभी का प्रॉफिट कितना था, या ये किया हुआ है, इसका प्रॉफिट याद है आप लोगों को? बीसी वाला सवाल याद है, इसका प्रॉफिट कितना था? डू यू रिमेम्बर? सर फातिमा वाला कर लेते हैं, वो मुझे याद है। याद है, ठीक है, लेकिन मैं जा रहा हूँ फातिमा वाला थोड़ा आसान है ना, थोड़ा मुश्किल वाला कर लेते हैं। टाइम से यूटिलाइज हो जाएगा, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ। बाकी लियो वाला किसी ने किया है बेटा? जी। हाँ, लियो का प्रॉफिट याद है आप लोगों को? जी मेरे बुक में है। और ठीक है, ठीक है, ओके, और सही है प्रॉफिट सबका जो है। चलिए लियो वाला कर लेते हैं, ठीक है। सो लियो वाले में क्या होगा, हम जब बनाएंगे एसओएफपी बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, उसका मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। हम हेडिंग देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। एज एट, हमें कब की बनानी है? हमें बनानी है 31 मार्च 2019 की एंडिंग डेट की बनानी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2019। बेटा ये प्रैक्टिस जितनी करेंगे तो फायदा होगा, वरना कोई पढ़ने का फायदा ही नहीं होगा। अच्छा जी, हम 3 कॉलम बनाते हैं। 2 कॉलम ही बनती है, सिंगल कॉलम ही बनती है, अभी आपका इनिशियल स्टेज है। तो हम 3 कॉलम बनाते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 कॉलम वाली बनाते हैं। और जब भी स्टार्ट करेंगे, जब भी आप सवाल को स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट हमेशा आपने उससे करना है, क्या बोलते हैं, 1 मिनट के लिए, स्टार्ट हमेशा नॉन करंट एसेट से करना है। तो हम स्टार्ट कर ले, सबसे पहले लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? जिसके अमूमन 2 अकाउंट होते हैं, मतलब कॉस्ट भी होगी, डेप्सन भी होगी। तो मुझे बता सकते हैं कि इसमें नॉन करंट एसेट कौन कौन से हैं? जी बेटा, डू यू रिमेम्बर नॉन करंट एसेट कौन कौन से हैं? ये ल्यू वाला सवाल ओपन करके रख लें आप लोग अपने पास, अगर आपने इसकी आईएएस बनाई है ना ल्यू वाले सवाल की, क्योंकि यू विल नीड सम फिगर्स, हमें चाहिए होंगी। जी बेटा, नॉन करंट एसेट कौन कौन सा है इसमें? लैंड एंड बिल्डिंग है, कंप्यूटर इक्विपमेंट है, फिक्सचर एंड फिटिंग्स है। सही, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? देख लेना, लिखा होगा ना नॉन करंट एसेट एट कॉस्ट। और मैंने कहा था ना, हर नॉन करंट एसेट के 2 अकाउंट होते हैं, एक कॉस्ट वाला होता है और एक डेप्रिसिएशन वाला होता है, इसके 2 अकाउंट आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम लिख लेते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, और दूसरे नंबर पे कौन सा आइटम है? दूसरे नंबर पे है कंप्यूटर इक्विपमेंट, तो हम लिख देते हैं कंप्यूटर इक्विपमेंट। तीसरे नंबर पे कौन सा आइटम है हमारे पास? फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। तो मैंने लिखा फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ठीक है। कभी कभार एक होता है, कभी कभार 2 होते हैं, कभी कभार 3 होते हैं, आपने परेशान नहीं होना। अब इसमें मजीद क्या करना है, हमें इनकी कॉस्ट लिखनी है, व्हाट वी हैव टू डू, हमें इनकी कॉस्ट लिखनी है। तो ज़रा आते हैं, ज़रा इनकी कॉस्ट देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, मैं ज़रा ये मिटा देता हूँ। तो लैंड एंड बिल्डिंग की अगर हम कॉस्ट चेक करते हैं, तो कॉस्ट कितनी आ रही है? 1,50,000। कंप्यूटर इक्विपमेंट की कॉस्ट देखते हैं, वो कितनी आ रही है? वो 46,000 थी, लेकिन ये रिवाइज होगी क्योंकि देर इज एन एडजस्टमेंट ऑफ 8,000। तो ये 8,000 भी क्या करेगा, इसका पार्ट बनेगा। और फिक्सर एंड फिटिंग की कितनी आ रही है? 12,000। ऐसे इसमें कोई मसला, इसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नो नो। नो सर। हम एज इट इज कॉपी करके लिखते हैं, बस ये है कि इफ देयर इज एन एडजस्टमेंट, तो वो एडजस्टमेंट को ठीक करना पड़ेगा। जैसे ये 8,000 है ना, तो आपने इसकी एडजस्टमेंट की थी, और मैंने इसके डबल टिक लगवाए थे, याद है कि हमने दोनों जगह से इसको एडजस्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर इक्विपमेंट है, इसकी कॉस्ट 46,000 नहीं आएगी, 8,000 की एडिशन भी होगी। तो आ जाए, इसको लिख लेते हैं, 1,50,000, 12 एंड 1,50,000, 12,000। और उसके अलावा कंप्यूटर इक्विपमेंट की हो जाएगी 46 + 8, 54,000। ऐसे ही है या गलत है? ठीक है, ये इन सब की कॉस्ट आ गई। इसको यहाँ क्लोज कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन के ऊपर आ जाते हैं। अब इसमें डेप्सन जो है ना, डेप्सन, वो टोटल जाती है हमेशा। टोटल, टोटल से मुराद, एक वो होती है जो ट्रायल बैलेंस में दी होती है, वो ओपनिंग होती है। और एक वो होती है जो आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट में लिखी है, दोनों को ऐड करके हम लिखते हैं, यहाँ पे टोटल लिखते हैं, बैलेंस लिखते हैं। तो आपने इस सवाल में, एक तो ये डेप्सन है जो सवाल में गिवन है, जो सवाल में आपको गिवन है 9,000, 18,000, 6,600। ये तो वो है जो आपकी ओपनिंग डेट पे आ रही है, आपके साल के स्टार्ट में आ रही है। इसमें हमें क्या करना होगा, ऐड करनी पड़ेगी वो डेप्रिसिएशन जो इस साल की थी। वो कहाँ से पता चलेगा? वो आपने कैलकुलेट की होगी, अगर आपको याद आ रहा हो। जैसे कि बिल्डिंग है, बिल्डिंग 75,000 की थी, हमने उसका 2% निकाला था। कितनी आई थी डेप्रिसिएशन की बिल्डिंग की? आप लोगों ने जब आईएएस बनाई थी, अगर आप में से कोई बच्चा अपने सामने आईएएस रख ले तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जी 1,500। 1,500 वॉज फॉर लैंडेड बिल्डिंग। उसकी कितनी आई थी कंप्यूटर इक्विपमेंट की?
7,200। 7,200। और फिक्स एंड फिटिंग की कितनी आई थी? 1,200। 1200। ये बेटा बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, सर ये कहाँ से आया? ये जब हम आईएएस बना रहे थे ना, तो इसकी परसेंटेज यहाँ दिया हुआ था। जैसे फिक्सड एंड फिटिंग पे 10% लगाना है, तो उसकी कॉस्ट 12,000 थी। हमने 10% लगाया तो 1200 आ गई। बिल्डिंग पे 2% लगाना है, लैंड पे नहीं लगाना। तो बिल्डिंग टोटल है 1,50,000 की। 75,000 लैंड के माइनस कर दें, तो बाकी 75,000 का आप 2% निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 750 प्लस 750। ये हो जाएगा आपका कोई अराउंड 1,500। इसी तरीके से कंप्यूटर इक्विपमेंट है, उसमें हमने 54 में से 18,000 माइनस किया था, देन 25% थी वो लगाई थी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जब आप एसएफपी बनाएंगे तो इन दोनों का टोटल करेंगे, तो 9,000 प्लस 1,500 कितना हो जाएगा? 10,500। 10,500। शाबाश। तो यहाँ हम लिखेंगे 10,500। 10,500। वेट। अच्छा जी। उसके बाद आ जाए इसके ऊपर, 18,000 प्लस 7,200 कितना हो जाएगा? 25,200। अच्छा, 1 मिनट की जगह तेरे मुझे कोई बुला रहा है। 1 मिनट की जगह। ओके। सॉरी। इस पे आ जाए, 6,600 प्लस 1,200 कितना हो जाएगा? आई थिंक सो 7,800। 7,800। 7,800, ठीक है। मुझे बताएं, अब इसको माइनस करना जरूरी है क्योंकि हमें रियल वैल्यू दिखानी होती है ना। तो मुझे बताएं माइनस करके क्या आंसर आएगा? 1,50,000 माइनस 10,500। इसी तरीके से 54,000 माइनस 25,200। 12,000 पहले माइनस 7,000। जी जी। पहले वाले का एल बी 139,500। ठीक है। दूसरे वाले का? 28,800। थर्ड वाले का? 4,200। 48। नो, 4,200। 4,200 वुड बी द आंसर। ये हमारे पास आ गई टोटल बुक वैल्यू। तो नॉन कनेक्टेड का पोर्शन ऐसे बनता है, मतलब वी विल राइट द कॉस्ट। हमने कॉस्ट लिखी एज इट इज ट्रायल बैलेंस से। इफ देर इज एन एडजस्टमेंट वो हमने की, जैसे कि कंप्यूटर इक्विपमेंट में थी। और डेप्रिसिएशन का ये सीन है कि जो प्रोविजन फॉर डेप्सन का बैलेंस होता है वो मन ओपनिंग होता है, उसमें हम इस साल की डेप्सन को ऐड कर देते हैं। ठीक है। और आखिर में जो आंसर आता है इन दोनों को माइनस करके आता है, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। इसका टोटल करना भी जरूरी है, तो उसका टोटल कर लेते हैं। थोड़ी सी देर लगेगी, तो जल्दी से बताएं। 139,500 प्लस 28,800 प्लस 4,200। चैट में ही बता सकते हैं, बी क्विक गाइस, ताकि हम आगे अगला पोर्शन भी कर सकें। 172,500। 172,500। ये जीरो हमें, जीरो या। हाँ, ये हमें क्या शो कर रहा है? टोटल नॉन करंट एसेट बता रहा है कि हाउ मेनी नॉन करंट एसेट आर देयर, और उनकी रियल वैल्यू क्या है। तो ये तो हो गए नॉन करंट एसेट। हमारे पास करंट एसेट्स भी होते हैं। तो अगला पार्ट हमारे एसएफपी में होता है करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स का हम करंट एसेट लिखते हैं। तो करंट एसेट में क्या सीन है, आप हेडिंग देंगे करंट एसेट्स की यहाँ पे। करंट एसेट्स में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? इन्वेंट्री लिखते हैं। और इन्वेंट्री कौन सी आएगी? क्लोजिंग आएगी, ओपनिंग आएगी? क्लोज। हम ये क्लोजिंग डेट पे बना रहे हैं, डेट देख लें। हमारे पास जिस डेट पे ये बन रहा है वो ये वाली डेट है। तो इन्वेंट्री क्लोजिंग आएगी, ओपनिंग आएगी? क्लोजिंग आएगी, क्लोजिंग। उसके बाद गाइस क्लोजिंग। क्या करते हैं? ट्रेड रिसीवेबल लिखते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स लिखते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं गाइस? हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसमें से लेस करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इसमें से लेस करते हैं। ये रूल है कि इफ देर इज एनी प्रोविजन अकाउंट, लाइक जैसे प्रोविजन फॉर डेप्सन यहाँ से लेस किया था, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रेड रिसीवेबल से लेस होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद हमारे पास अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, कोई इनकम ओविंग है, तो उसको हम बोलते हैं अदर रिसीवेबल्स। मैं सारा ये बता रहा हूँ आप लोगों को। और उसके बाद हम लिखते हैं बैंक। अच्छा, इसमें सीन ये है, इन्वेंट्री तो क्लोजिंग आ जाएगी, ट्रेड रिसीबल भी आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा। और प्रोविजन का मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। अदर रिसीबल कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं दिए होते। दीज आर नेवर रिटन। ज्यादातर अदर रिसीबल आपको एडिशनल इन्फो से मिलेंगे। अदर रिसीबल में क्या क्या आता है? अदर रिसीबल में आपका आता है प्रीपेड एक्सपेंस, इफ एनी एक्सपेंस इज प्रीपेड।
क्योंकि हमें इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलना है, तो ये आता है प्रीपेड एक्सपेंस, एडिशनल इन्फो में जाना है। और दूसरा इसमें क्या आता है, अक्रूड इनकम। कोई इनकम अक्रूड है, कोई आपने कोई सर्विस दी थी और आपको उसके अगेंस्ट पैसे लेने हैं, तो वो भी इसका पार्ट बनता है, अदर रिसीवेबल जो है। और बैंक अगर पॉजिटिव होगा तो इधर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये चार चीजें आपकी इसमें आती हैं। किसमें? आपका कभी कभार ये बैंक की जगह पे कैश नहीं कैश इक्विवेलेंट का वर्ड भी लिखता है, तो आपने परेशान नहीं होना। सो आ जाए जरा, हम सवाल की तरफ जाते हैं। मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूँ ताकि हम परेशान ना हो। हम फिर बाद में इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, उन चीज़ों को हाईलाइट कर लेते हैं जो कि हमारे करंट एसेट में आएंगे। सबसे पहले आएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री गैस कितनी है? हमेशा एडिशन में दी होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री। 26,400 नजर आ रही है? यस सर। जी। 26,400, इसको हम लिखेंगे सेकेंड कॉलम में। 26,400। अगर कोई फिगर में एडजस्टमेंट है तो हम उसको फिर फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। लाइक जैसे ट्रेड रिसीवेबल से प्रोविजन माइनस करना है, तो उसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे। जैसे ये हमारे पास कॉस्ट थी, कॉस्ट में से प्रोविजन माइनस करना था, तो हमने कॉस्ट को फर्स्ट कॉलम में लिखा, प्रोविजन को दूसरे कॉलम में, और फाइनल फिगर यहाँ आई। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, अगेन क्वेश्चन में जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल यहाँ आपके पास सवाल में गिवन होंगे, कहाँ गए ये? अब बच्चे बोलते हैं कि सर ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करना चाहिए, नहीं माइनस करना चाहिए, क्या बोलते हैं आपका? प्रोविजन फॉर डॉट डेट माइनस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में क्या कहते हैं? ओ सॉरी, बैड डेट्स। तो बैड डेट्स जो एडिशनल इन्फो में गिवन होंगी वो माइनस करनी चाहिए ट्रेड रिसीवेबल से। जैसे यहाँ याद है, मैंने बताया था ना, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो एडिशनल इन्फो में दिए होते हैं। तो ये एक्सपेंस जो होते हैं आईएस में भी जाते हैं और ट्रेड रिसीवेबल से ही माइनस होता है। तो ये 4,000 जो है ट्रेड रिसीवेबल से भी माइनस होगा। तो हम वो फिगर नहीं लेंगे जो ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई है, बेड डेट माइनस करके लेंगे। कितनी हो जाएगी मुझे बताएं? 42,000 माइनस 4,000। 38,000। 38,000। 38,000। 38,000 हम लिख देंगे, 38,000। ठीक है। अब इसमें से लेस करना है प्रोविजन, क्योंकि हमें रियल रियल वैल्यू देनी है। तो प्रोविजन का बड़ा आसान सा रूल है, जो प्रोविजन की परसेंटेज है वो आप इस पे अप्लाई कर दें। जो प्रोविजन की परसेंटेज, प्रोविजन की परसेंट, वो टोटल आ जाएगा हमारे पास। प्रोविजन की परसेंटेज कितनी है, क्वेश्चन में चले जाएं, कितना परसेंट लग रहा है हर साल? 5। 5%। तो आप 38,000 पे 5% लगा दें। 38,000 का 5% कितना आएगा, चेक करें। आई थिंक सो 1,900 आएगा। जी। 1,900 आएगा, जी, जो प्रोविजन की 1900। परसेंटेज है वो माइनस माइनस कर लें इसमें से। ठीक है। ये हमारा टोटल प्रोविजन हो जाएगा। टोटल प्रोविजन क्या होता है? वो प्रोविजन जो ट्राइब्यूनल्स में दिया होता है, और वो प्रोविजन जो इस साल हमने रिकॉर्ड किया है इसमें। अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम ऐड करते हैं, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करते हैं। पर वो एक मुश्किल प्रोसीजर है, तो आसान तरीका क्या है कि जो प्रोविजन की परसेंटेज आप अप्लाई करते हैं, आपके पास वैसे ही टोटल आंसर आ जाएगा। सो 38,000 माइनस 1,900, फाइनल आंसर क्या होगा? 36,100। ठीक है, 36,100। अच्छा, अब आते हैं अदर रिसीवेबल्स में। अदर रिसीवेबल मैंने आपको बताया था दो चीजें आएंगी। अदर रिसीवेबल में देयर आर टू थिंग्स जो कि अदर रिसीवेबल्स में आते हैं। वन इज नोन एज प्रीपेड एक्सपेंस। अगर कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, इसके लिए हमेशा अपने एडिशनल इन्फो में जाना है। और दूसरा, कोई अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम गाइस नहीं होती, बहुत कम होती है। मतलब सवाल में अगर कोई कमीशन रिसीवेबल है, रेंट रिसीवेबल है, तो आ सकती है अक्रूड इनकम। तो गाइस यहाँ आ जाएं, सवाल की तरफ आते हैं। आप इसमें आए, एडिशनल इन्फो पे आए। ये डू यू थिंक यहाँ पे कुछ है, कोई चीज़ ऐसी है जो अदर रिसीवेबल में जा सकती है? कोई एक्सपेंस प्रीपेड है? जी। रेट्स और प्रीपेड सर। हाँ, रेट्स आर प्रीपेड। 450, ये हमारे पास जाएगा अदर रिसीवेबल में, 450, इसको नोट डाउन कर लें। 450। ठीक है, दूसरा इस पे आ जाए, सिक्स पे आ जाए। सिक्स में कोई चीज़ ऐसी है कि जो कि जा सकती है? हमारा साल एंड हो रहा था मार्च में, तो हमने 700 को मल्टीप्लाई किया था 3/6 से, तो हमारे पास आंसर आया था आई थिंक सो 350, एंड इट वॉज प्रीपेड। डू यू थिंक ये जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा सर। 350 जाएगा। सो ये भी हो गया। और कोई चीज़ देखते हैं, आई डोंट थिंक सो और कोई चीज़ है इसके अंदर, नो। तो हम एडिशनल इन्फो देखेंगे। तो ये मार्केटिंग है, इसकी दूसरी एडजस्टमेंट भी होगी, मैं डबल टिक लगा देता हूँ। एक एडजस्टमेंट हम कर चुके थे, इसको माइनस करवाया था आईएस में। और दूसरी एडजस्टमेंट ये आपका अदर रिसीवेबल का पार्ट बनेगा। तो 450 प्लस 350 कितना बनेगा?
450 प्लस 350 कितना हो जाएगा? बी क्विक गाइस। आई थिंक सो 800 हो जाएगा, ऐसे ही है। जी बेटा जल्दी बताएं। 450 प्लस 350 800 होगा। जी। ओके ओके। यस। अब आते हैं बैंक के ऊपर। सो गाइस बैंक का क्या करें? बैंक आपको क्या लगता है, बैंक बैलेंस जो है हमारा माइनस में या प्लस में है? बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है और हमने एक -2100 भी किया हुआ है, -76750 था। ये तो पूरा ही माइनस में लग रहा है। तो बैंक अगर ओवरड्राफ्ट है, या बैंक का बैलेंस क्रेडिट है, या बैंक का बैलेंस माइनस है, तो फिर बैंक करंट लाइबिलिटी में आता है। फिर बैंक नीचे आता है, ऊपर नहीं आता फिर। ठीक है। तो मैं बैंक को यहाँ से क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, बैंक पे नहीं आएगा। तो बैंक का बैलेंस डिपेंड करता है। फिर भी हम सवाल को देखते हैं, कभी कभार सवाल में कोई कैश बैलेंस भी होता है। इज देयर एनी पेटी कैश और कैश कहीं लिखा हुआ है? नो सर, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, कहीं नजर नहीं आ रहा। तो अब हम इस करंट एसेट को क्लोज कर देते हैं। करंट एसेट को क्लोज कर देते हैं। तो आप मुझे बताएं, 26,400 प्लस 36,100 प्लस 800, इन तीनों को प्लस करें कितना अमाउंट आ जाएगा? 26,400 प्लस 36,100 और 800 कितना हो जाएगा? 63,300। 63,300। और इसको हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? आपने सर को मेरा सलाम दिया था। जी। आपने साथ में ये बोला था आई मिस यू बेबी, तो उन्होंने कुछ बोला उसमें? जी। उन्होंने क्या, उन्होंने रिस्पॉन्ड क्या किया? एक मिनट सर, लेट मी चेक। अच्छा ओके ओके ओके, सही है। आप उनको बोलिएगा सर को कि सर तला जो है ना आपको फर्शी सलाम पेश कर रहे थे, आपकी खिदमत में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। तो गाइस इसका टोटल तो, अच्छा जी ये हमारे करंट एसेट का टोटल हो गया। अब आपने क्या करना है, ये हमारे हैं नॉन करंट एसेट, टोटल टोटल नॉन करंट एसेट है। और ये हमारे हैं करंट एसेट्स। दिस इज अवर नॉन करंट एसेट, दिस इज अवर करंट एसेट। इन दोनों को क्या करें, प्लस करें। ये हमारे क्या हो गए, नॉन करंट एसेट, ये हो गए करंट एसेट। इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास आ जाएंगे टोटल एसेट्स। या हमारे टोटल एसेट्स कितने हैं, तो मुझे बताइएगा कितने हुए? 235,800। वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, टोटल एसेट्स 2358 800। जीरो से, ठीक है। ये हमारे टोटल एसेट्स हो गए। तो ये तो हो गया हमारा एसेट वाला पोर्शन। इसमें कोई इशू है? क्योंकि अभी मैं आपको दूसरा सेक्शन समझाऊंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह कि ये कैसे बनता है? आप चाहें तो इसका क्लियर। सर, हम किस कॉलम में, लाइक करंट एसेट्स के लिए हम किस कॉलम में वैल्यू लिख रहे हैं, उसके मार्क्स होते हैं? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो है अगर इसको यहाँ भी लिख देंगे ना, इधर कोई मसला नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। कोई बड़ा इशू नहीं है। परेशान नहीं हो। ओके। इसको भी लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। सो हमें वैल्यू से मतलब है, मैं इन शॉर्ट बताऊं, ऊपर नीचे चीजें हो सकती हैं। अच्छा ऑर्डर का ख्याल कीजिएगा यहाँ पे, कि बहुत सारे लोग इन्वेंट्री बाद में लिखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल पहले लिखते हैं, ऐसे नहीं करें। पहले लिखें इन्वेंट्री, दूसरे नंबर पे लिखें ट्रेड रिसीवेबल, तीसरे नंबर पे लिखें अदर रिसीवेबल, फिर लिखें बैंक। इस ऑर्डर का ख्याल रखिएगा। इसीलिए मैं बोलूँगा फॉर्मेट सामने रख के सवाल किया करिए। फॉर्मेट है, शुरू शुरू में फॉर्मेट रख के सवाल किया करें ताकि आहिस्ते से प्रैक्टिस हो। ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। ये तो हो गई रिसोर्सेस, कि आपने जब बिजनेस शुरू किया था तो अब तक माशाल्लाह से ये रिसोर्सेज हैं। इसके पीछे सोर्स क्या थी, इसके पीछे नॉन करंट लाइबिलिटीज कितनी है, करंट लाइबिलिटीज कितनी है, ओनर ने कितना पैसा लगाया। तो अब हम उसके लिए, यहाँ जगह नहीं है तो मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ। तो उसके लिए गाइस हम ये करते हैं, यहाँ पे हम काम करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे इक्विटी। इक्विटी मीन्स वो पैसा जिस पे ऑनर का राइट है। ठीक है, वो पैसा जिस पर ओनर का राइट है। अब इक्विटी में तीन चीजें आती हैं। इक्विटी में तीन चीजें आती हैं, सीपीडी, कैपिटल प्रॉफिट एंड ड्राइंग, कैपिटल प्रॉफिट एंड ड्राइंग। ये आप देख सकते हैं। यानी वो पैसा जो ओनर ने साल के स्टार्ट में लगाया हुआ था, मतलब अब तक आ रहा था साल के स्टार्ट में, वो पैसा जो उसने साल कमाया इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। और उसमें से कितना निकाला, ये हम माइनस कर देते हैं। तो ये तीन चीजें आती हैं, वो पैसा जो साल के स्टार्ट में आ रहा था, मतलब पीछे बहुत अरसे से उसने लगाया हुआ था, पीछे से आ रहा था, वो जो इसने साल कमाया, और वो जो इसने विड्रॉ किया, ये माइनस कर देते हैं। तीन चीजें आती हैं। और ये तीनों चीजें
दो चीजें आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है, एक आप लोगों ने वो बनाई होगी, क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट से मालूम करना होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल इन बिगिनिंग। अच्छा अच्छा ठीक, ओके ओके। कैपिटल 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 का मुझे बैलेंस बताएं, कैपिटल कितना है गाइस, आ जाए। 80,000। 80,000। 80,000, क्या बात है, लेजेंड है आप तो भाई, आपकी बैटरी आजकल चार्ज चल रही है। मोबाइल डेड तो नहीं हुआ आपका? मेरा? जी जी। नहीं सर। देर वॉज समवन कि हमारा मोबाइल डेड चल रहा है, कभी नेट खत्म हो गया है, तो मैंने कहा आजकल बैटरी चार्ज चल रही है। सो गाइस, प्रॉफिट पे आते हैं। प्रॉफिट आपको इनका उससे नहीं मिलेगा कभी भी, ट्राई बिजनेस से प्रॉफिट बहुत रेयर केस होते हैं। प्रॉफिट आप लोगों ने वो किया होगा, क्या बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाई होगी, वहां से पता लगेगा। बनाइए इनकम स्टेटमेंट, जी। बताएं उसमें प्रॉफिट कितना था। 60,800। 60,800। अच्छा जी, उसके बाद हम करेंगे लास्ट ड्राइंग। चलिए ड्राइंग के लिए आ जाएं। ड्राइंग के लिए ये करना है गाइस हमें, आपने पहले सवाल में जाके देखना है ड्राइंग कितनी है। तो गाइस इसमें एक मसला सुनना है, हमें हर फिगर को रिवाइज करना हो। अगर जैसे सवाल में ड्राइंग दी हुई है 25,000, लेकिन देयर वॉज एन एडजस्टमेंट, गुड्स विदड्रॉ हुए थे 3,200 के, तो ये इसमें ऐड करेंगे। आपको याद है, मैं हर चीज़ की डबल डबल एडजस्टमेंट करवाता था। तो बेस्ट तरीका होता है बंदा इसको प्रिंट आउट करवाए, हार्ड कॉपी में ले, और फिर निशान लगाता रहे कि मैंने दो दो एडजस्टमेंट किए नहीं किए। तो ये 3,200 हमने परचेजेस से माइनस करवाए थे, दूसरा 3,200 किसमें जाएगा, आपकी ड्राइंग का पार्ट बनेगा। तो ड्राइंग हम टोटल लेके जाएंगे, ठीक है। तो ड्राइंग कितनी हुई, 25,000 प्लस 3,200, तो ये हो जाएगा 28,200, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो 28,200 हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। 28,200 माइनस करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगी फाइनल वैल्यू। बताएं क्या आया। यस, 80,000। 112600। अच्छा, 112,600। मैं ड्राइंग एक बार दोबारा देख लेता हूँ, 25,000 28,200 सही है। अच्छा, ये हो गया इक्विटी, ये हो गया इक्विटी। इक्विटी के बाद हमारे पास लाइबिलिटीज आएंगी, क्या आएंगी गाइस, लाइबिलिटी आएगी। तो लाइबिलिटी में सबसे अहम आइटम होता है हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी में हमारे पास जो आइटम आएगा वो आएगा लोन। क्या आएगा, लोन। तो हम सवाल देख लेते हैं, हमारा सवाल कब एंड हो रहा है। हमारा सवाल इस तारीख पे एंड हो रहा है। सर ये आप क्यों देख रहे हैं, इसकी वजह है, देखें ये हमारे पास लोन दिए हुए हैं दो, ये दो लोन दिए हुए हैं, एक ये वाला लोन है, एक ये वाला लोन है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसके आगे डेट दी होती है, देख रहे हैं, देयर इज अ डेट गिवन, इन दोनों के आगे डेट दी हुई है। इस डेट का क्या काम है, तो देखिए एक 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 होती है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब विद इन, आफ्टर 12 मंथ्स, आफ्टर 12 मंथ्स। अभी हमारा साल एंड हो रहा है 31 मार्च 2019, हमारे नेक्स्ट जो 12 मंथ्स हैं वो फॉल करेंगे 31 मार्च 2020 तक फॉल करेंगे। कब तक फॉल करेंगे, 31 मार्च 2020 तक फॉल करेंगे। यानी मैं बोलूँ मेरे नेक्स्ट 12 मंथ्स कब खत्म होंगे, नेक्स्ट 12 मंथ, तो आप बोलेंगे 31 मार्च 2020, 2020 में हमारे नेक्स्ट ईयर पूरा हो जाएगा, नेक्स्ट 12 महीने खत्म हो जाएंगे। तो इन दोनों लोन में से, या जो डेट लिखी हुई है इसको आपने देखना है। अगर ये डेट नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर है, विद इन 12 मंथ्स के अंदर है, तो ये फिर शॉर्ट टर्म लोन हो जाता है, फिर ये करंट लाइबिलिटी में जाता है, नॉन करंट में नहीं जाता। और अगर ये डेट जो दी हुई है ये आफ्टर 12 मंथ्स है, तो ये फिर नॉन करंट लाइबिलिटी में जाता है, करंट लाइबिलिटी में नहीं जाता। तो इस डेट का कुछ भी काम नहीं होता इंटरेस्ट के साथ, लेकिन इस डेट का काम है कहाँ शो करना है इसको, नॉन करंट लाइबिलिटी में या करंट लाइबिलिटी में। तो आप ईयर एंड देखिए हमारा कौन सा है, 31 मार्च 2019। तो विद इन 12 मंथ्स, विद इन नेक्स्ट 12 मंथ्स, जो लोन पे करना होगा वो करंट लाइबिलिटी में जाएगा। तो इसमें से कौन सा लोन करंट लाइबिलिटी में जाएगा, 5% वाला या 4% वाला। अभी हमारा साल एंड हो रहा है, 4%। फोर 4%। 4% वाला नहीं, 5% वाला। 5% वाला जाएगा करंट लाइबिलिटी में, सॉरी सॉरी आप लोग सही कह रहे थे, 4% वाला नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा, क्योंकि वो आफ्टर 12 मंथ्स है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका यही होता है,
हम जब लिखते हैं इसको, तो हम लोग लिखेंगे 4%, ऐसे ही लिखेंगे 4% बैंक लोन। आप रीपेबल ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। और इसका अमाउंट कितना था? इसका अमाउंट था 60,000। 60,000। मैं यहाँ लिख दूंगा 60,000। ठीक है बेटा, 60,000। ओके। सर कॉलम्स हम कैसे करते हैं, लाइक फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में कैसे करना होता है? देखें आई नो द थर्ड कॉलम इज द जी बुक वैल्यू, जी 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 जी, पर देखें, बाकी दोनों। ये इक्विटी है, ये इक्विटी है। तो इक्विटी में तीन आइटम्स होते हैं। ठीक है, इक्विटी, इक्विटी में जी तीन सर। आइटम्स होते हैं, यानी इक्विटी तीन आइटम को प्लस माइनस करके आती है। तो इसलिए हम सेकंड कॉलम यूज करते हैं प्लस माइनस करने के लिए। और फाइनल कॉलम में एक ही वैल्यू लिखते हैं, लास्ट वैल्यू लिखते हैं जो प्लस माइनस करके आती है। नॉन करंट में एक ही वैल्यू है हमारे पास, ओनली वन थिंग इज देयर, तो हम फाइनल कॉलम यूज करते हैं। ठीक है। करंट करंट एसेट्स पे आते हैं। करंट एसेट में हमारे पास बहुत सारे आइटम्स हैं, यानी करंट एसेट इज द सम ऑफ मेनी आइटम्स। तो हम सेकंड कॉलम यूज करते हैं। कौन सा कॉलम यूज करते हैं? सेकंड कॉलम यूज करते हैं। सेकंड तो कॉलम उसका जी। टोटल लिखते हैं आखिरी वाले कॉलम में। प्रॉब्लम ये आती है कि जो ट्रेड रिसीवेबल है ना, उसमें फर्दर एडजस्टमेंट है। तो अच्छा दिखाने के लिए, बेहतर दिखाने के लिए इसको अलग लिखते हैं। वरना आप उसको यहाँ लिखें, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी। नॉन करंट एसेट में आते हैं ओके तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमें कॉस्ट भी शो करनी है, हमें प्रोविजन फॉर डेप्सिन भी शो करना है, हमें बुक वैल्यू भी दिखानी है। तो इसीलिए हम पहले कॉलम में कॉस्ट लिखते हैं, दूसरे कॉलम में, हालांकि इसमें भी वैल्यूज ज़्यादा हैं, सेकंड कॉलम वैसे ही यूज होगा, लेकिन हमारे पास आइटम भी बहुत ज़्यादा हैं और दोनों शो करने हैं। तो इसीलिए पहले कॉलम में कॉस्ट लिखते हैं, दूसरे कॉलम में डेप्सिन लिखते हैं, और आखिरी कॉलम में वो लिखते हैं बुक वैल्यू। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, अगर सिंगल वैल्यू है लास्ट कॉलम में लिखते हैं, ज्यादा वैल्यूज हैं एक दो, तो हम सेकंड कॉलम यूज करते हैं, ये रूल है। तीसरा कॉलम बहुत रेयर यूज होता है, नॉन करेंशियल के लिए यूज होता है और ट्रेड रिसीबल के लिए यूज होता है, ये वाला कॉलम जो है ओनली फॉर ट्रेड रिसीबल और आपका नॉन करेंशियल। बाकी ये वाला यूज होता है और ये वाला यूज होता है, मोस्टली ये वाला यूज होता है। ठीक है। अच्छा जी। अब आते हैं बेटा करंट लायबिलिटी के ऊपर आते हैं, मैं हेडिंग दूंगा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा गाइस? करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आएगा आपका ट्रेड पेबल। बोर तो नहीं हो गए? मैं बच्चों से पूछ रहा था बिजनेस की डेफिनेशन बताओ, क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने लिखा कि शाहरुख खान की मूवी देखता था, उसने मुझे बोला कि मेरी अम्मी जान कहती हैं कि दुनिया का कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और बिजनेस से बड़ा कोई धंधा नहीं होता। मैंने कहा वीआईपी, आजकल की मूवीज का कमाल। सो गाइज, हम करंट लायबिलिटीज लिखेंगे। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले आएगा ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल इज अवर करंट लायबिलिटी, देख सकते हैं। दूसरे नंबर पे आएगा अदर पेबल। अदर पेबल इज सेम थिंग, आप लोगों ने भी पढ़ा ना कि अदर रिसीबल में आएगा प्रीपेड एक्सपेंस, तो अदर पेबल में क्या आएगा? अक्रूड एक्सपेंस। फिर अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो आएगा। फिर अगर कोई बैंक लोन है शॉर्ट टर्म तो वो भी आएगा। ठीक है। सो इसको जरा करते हैं, आखिरी है, हो जाएगा काम। ट्रेड पेबल कितने हैं हमारे पास सवाल में? 31,850। तो मैं लिखूंगा 31,850, इसके लिए हम सेकंड कॉलम यूज करेंगे। ठीक है। फिर आएगा अदर पेबल। अदर पेबल में जरा बाद में करवा रहा हूँ, उसमें एक इशू है। फिर आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। ये ऊपर नीचे हो सकता है, कोई मसला नहीं है। फिर आएगा 5% बैंक लोन। ठीक है। अच्छा जी। तो पहले 5% बैंक लोन लिख देते हैं, वो कितना है? वो है 20,000, तो 20,000 लिख दें। जो आसान काम है वो कर लें। फिर आ जाए बैंक ओवरड्राफ्ट पे, वो कितना है? 6,750 माइनस 2,100, मतलब माइनस माइनस दोनों है, प्लस करें दोनों को, कितना हो जाएगा? 8,850। 8,850। ये सवाल किया हुआ है क्या आपने पहले से? अच्छा। नहीं। अच्छा, नहीं किया, बहुत आला, आपका लेवल ही ऊपर है भाई, आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अच्छा जी। सो गाइस, आपका नाम है शिजा कामरान, शाहरुख खान के नाम में भी एस के आता है, आपके नाम में भी एस के आता है, तो लेवल ही अलग हो गया। सो गाइस, अदर पेपर की तरफ आते हैं। अदर पेपर में क्या आता है? अदर पेपर में गाइस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अदर पेपर में एक आता है अक्रूड एक्सपेंस। वो एक्सपेंसेस आते हैं जो कि अक्रूड हों, जो कि आपको एडिशनल इन्फो में दिए हों। किस में दिए हों? एडिशनल इन्फो में दिए हों। ये आपको नजर नहीं आ रहा हो, राइटिंग बड़ी लाइट हो गई है।
एडिशन इन्फो में लिखा होता है ना, ये एक्सपेंस ओ करते हैं हम लोग, तो ये आता है इसके अंदर, अक्रूड एक्सपेंसेस, जो कि एडिशनल इन्फो में दिए होते हैं। दूसरा आता है इंटरेस्ट अनपेड, इंटरेस्ट अनपेड आता है। और तीसरा आता है एडवांस इनकम। ठीक है, वो बात की बात है, वो होता है नहीं पेपर में। तो सबसे पहले आते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस पे। अक्रूड एक्सपेंसेस जो एडिशनल हमें दिए हैं, तो जरा आ जाएं, डू यू थिंक ये रेंट 2000 हमारा क्या है, अक्रूड है या नहीं है? जी अक्रूड है। हाँ, तो ये आएगा, यस ये आएगा। तो इसको नोट डाउन कर लें, 2000 को नोट डाउन कर लें। दूसरा इंटरेस्ट अनपेड, सर ये समझ में नहीं आया, इंटरेस्ट अनपेड का क्या चक्कर है? देखिए, एक इंटरेस्ट पेड भी होता है जो ट्रांजेक्शन में दिया होता है, मैं इग्नोर करवाता था। हाउ मच इंटरेस्ट इज पेड? 2100। 21 है, ठीक है। और हमने जब आईएएस बनाई थी, हमने रिकॉर्ड कितना किया था? हमने जब आईएएस बनाई थी तो आप लोगों ने निकाला था ना, आप लोगों ने 5% लिया था 20,000 का, 4% लिया था 60,000 का। फिर मेरे ख्याल से एक लोन जो है वो ये रिवर्किंग की, ये हमने की है। आप लोगों ने 5% लिया था 20,000 का, यू गॉट 1,000। फिर 4% लिया था 60,000 का, फिर उसको 8 महीने में दिया आया था 1,600। टोटल इंटरेस्ट जो हमने रिकॉर्ड किया था आईएएस के अंदर, वो ये था 2,600, याद आ रहा है? 2,600 हम लोगों ने आईएएस में जी रिकॉर्ड। और हमारे पास इंटरेस्ट पेड जो आ रहा है वो 2,100 आ रहा है। इसका मतलब 500 क्या है? अक्रूड। अक्रूड है। अक्रूड। तो अगेन बता दूं, अदर पे भी मैं दो चीजें आती हैं, एक वो ओविंग एक्सपेंस आते हैं जो आपको एडिशन में दिए होते हैं, दूसरा इंटरेस्ट अनपेड आता है। इंटरेस्ट अनपेड फाइंड करना पड़ता है, इंटरेस्ट अनपेड हमें जो है फाइंड करना पड़ता है। तो एक तो ये एक्सपेंस आएगा आपका जो 2,000 है, और एक आपका इंटरेस्ट अनपेड आएगा जो कि कितना है, 500 है। ठीक है। सो कितना हो जाएगा, 2,000, 2,000 प्लस, नहीं सॉरी, 2,000 प्लस 500, 2,500 हो जाएगा। ठीक है, लिख लेता हूँ। इसका भी टोटल करना पड़ेगा। अब दो अगर आंसर सही आ जाए, वरना आंसर मैच ही नहीं होते। ये टोटल बताएं इसका। 63,200। 63,200, और इन सबका टोटल करें। इन सबसे मुराद इन सबका इक्विटी का, सबसे पहले इक्विटी का टोटल करें, फिर उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी का, फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज का। 235,800 मैच हो रहा इट्स है। मैचिंग। क्या बात है, लेजेंड लोग हैं भाई। फॉरेन लोगों को पढ़ाने का मजा ही अलग है। सवाल बन, लाइफ इज लाइक अकाउंटिंग वेयर एवरीथिंग नीड टू बी बैलेंस। इसीलिए बार बार अपनी लाइफ को बैलेंस करवाएं, आप लोग ये बैलेंस नहीं करवा रहे भाई। सो ये था पूरा। आप जो है मेहरबानी करके इसकी स्क्रीनशॉट लें,